हेलो फ्रेंड्स। तो मैं देबाशीष गोस्वामी आज क्या कवर करने वाला हूँ। आज कवर करने वाला हूँ मॉक टेस्ट पेपर। कब का मॉक टेस्ट पेपर? ये है आपका अप्रैल 2024 सीरीज़ नंबर 1। 2 मई को ये रिलीज़ हुआ था। आज 5 मई है। मैं फ़िलहाल इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जहाँ से फ़िलहाल मैंने डाउनलोड किया है, फ़िलहाल तो इसके आंसर्स नहीं डले हैं, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को यहाँ से पिक किए हैं और इन क्वेश्चंस को अपन करेंगे। और मुझे लगता है कि आंसर्स भी हमारे जो ICAI के आंसर उसे मैच कर जाएगा। इन केस कोई डेविएशन रहा तो मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन। अच्छा, अपन ये भी नोट करते जाएंगे कि कौन सा चैप्टर से कितना आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, और आखिर में फिर अपन एनालिसिस करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, तो पहला ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। तो ये कौन सा चैप्टर हो गया हमारा? चैप्टर नंबर 7। ठीक है, क्या बोल रहा है? फिजिकल सरप्लस, स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग, एलिमिनेट फिजिकल डेफिसिट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो एलिमिनेट करना फिजिकल डेफिसिट को, यही मेन ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है। चलिए, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, अगेन चैप्टर नंबर 7 का है ये। क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी यानी हम इकोनॉमी को क्या करना चाहते हैं? थोड़ा गिराना चाहते हैं, या कह सकते हो कि लोगों के पास से पैसा हम लेना चाहते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा? तो अगर कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो लोगों के पास तो पैसा ज़्यादा आएगा, टैक्सेस वगैरह अगर होंगे तो। डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, ये सही है। अगर कंजम्पशन बढ़ाएंगे बच्चों तो क्या होगा? ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी। सरकार अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगी तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर यानी ज़्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी। ये टैक्स वाला पॉइंट तो सही था, पर ये दोनों पॉइंट गलत था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पेंडिंग कम करना सही है और टैक्स को बढ़ा देना भी सही है। यहाँ पे स्पेंडिंग बढ़ा देना गलत है, टैक्स को बढ़ा देना सही है। नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। तो आंसर कैसे करना है समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से आप भी छोटा छोटा मार्किंग कर सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस ये भी चैप्टर 7 में आया। पब्लिक फाइनेंस जो है, पब्लिक यानी गवर्नमेंट के फाइनेंस के बारे में बात किसने की थी? यस, रिचर्ड मुसग्रेव ने की थी। बुक का जो नाम था, बुक का नाम थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस ही है, पर ये 1939 था आई गेस। मुझे एक बार, नहीं 1959 ही था। करेक्ट 1959 ही था। यस, करेक्ट है, 1959 था। इन्होंने यहाँ पे कितने फंक्शन बोले थे? 3 फंक्शन बोले थे। एक एलोकेशन फंक्शन बोला था, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोला था, और तीसरा कौन सा फंक्शन बोला था इन्होंने? एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। ठीक है, चलिए। अरे वाह, स्टेबलाइजेशन फंक्शन ही आ गया। ये भी चैप्टर 7 ही है। क्या बोल रहे हैं इन लोग? स्टेबलाइजेशन फंक्शन बेसिकली किससे कंसर्न होता है? तो आउटपुट और इनकम से। हाँ, हमको इनकम को भी बैलेंस करते हुए चलना है, प्राइस को भी बैलेंस करते हुए चलना है, और इंटरनेशनल पेमेंट को भी बैलेंस करते हुए चलना है। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ये मैंने क्लास में भी कई बार बोला है कि एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ऑल ऑफ द अबव अगर आपके ऑप्शन में है तो मोस्ट प्रोबेबली वही सही होगा। 90% केसेस में यही सही होता है। ठीक है, अगला मार्केट फेलियर। अगेन चैप्टर नंबर क्या होगा? 7। तो मार्केट फेलियर के अंदर एग्जांपल क्या होता है? एक्सटर्नैलिटी होता है। हाँ, लो प्राइस जैसा कुछ नहीं होता, एक्सेस सप्लाई जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक्सेस पावर है, जिसको अपन मोनोपोली भी कहते हैं, तो एक्सेस सप्लाई नहीं है, तो ये भी गलत है। एक्सक्लूडेबल और राइवल गुड, ये क्या होता है? ये तो प्राइवेट गुड की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट गुड के बारे में थोड़ी बात करते हैं, पब्लिक गुड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। मार्केट एलोकेशन कॉजिंग पोल्यूशन एक्सटर्नैलिटी, अगेन चैप्टर नंबर 7 का ही है ये। नॉट अ कंक्लूजन बोल रहा है कि मार्केट एलोकेशन ऑफ कमोडिटी कॉजिंग पोल्यूशन एक्सटर्नैलिटी। तो पोल्यूशन क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है एक तरीके की। ये समाज में जितना होगा उतना हमारे लिए क्या है? खराब है ना। तो इसका नॉट अ कंक्लूजन बोल रहा है, यानी कि ये कौन सा नहीं है, परफेक्ट मैच नहीं कर रहा है। द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन आर टू हाई। बोल रहा है कि जिन भी चीज़ों का जो भी चीज़ें पोल्यूशन करती है उनका प्राइस क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। तो ये बात सही बोली है इन्होंने। द आउटपुट ऑफ द कमोडिटी इज़ टू लार्ज, कह रहे हैं कि जो कमोडिटी पोल्यूशन करता है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये बात यहाँ पे नहीं बैठ रही है। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ द पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस आर डिस्करेज सिंस रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट इज सो इनएफिशिएंटली चीप। ये भी गलत है। बहुत ज़्यादा रिसाइकलिंग और रीयूज़ जो है वो नहीं होता। टू मच पोल्यूशन इज़ प्रोड्यूस्ड, ये तो कोई बात ही नहीं हुई।
तो करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ये आपके चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, आप कह सकते हैं। हाँ, 4 से रिलेटेड है। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन अपन पढ़ते हैं। तो इम्परफेक्ट के अंदर क्या क्या आ जाता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सारा आ जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी बात सही है ये आपको बतानी है। पार्टिसिपेंट के पास लिटिल या नो कंट्रोल होता है, करेक्ट। कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड बोल रहा है। कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड तो नहीं होता है। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है, विलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मेरे को किसी चीज़ को देख के मन किया कि मैं इसके लिए 500 रुपये दे सकता हूँ, पर एक्चुअली चार्ज हुआ फिर 200 रुपये, तो 300 हुआ कंज्यूमर सरप्लस। जहाँ पे भी एक्चुअल प्राइस बहुत कम होगा ना, वहाँ ऑब्वियसली बात है कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए कि मेरे को किसी चीज़ के ऊपर खर्च करना है 500, एक्चुअल प्राइस है 100। ऑन दी अदर हैंड एक और केस है जहाँ पे किसी और देश में एक्चुअल प्राइस 200 है, तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा, 400, और यहाँ कितना होगा, 300। यानी एक्चुअल प्राइस को, मन तो सबका एक जैसा ही होता है, पर एक्चुअल प्राइस की वजह से आपका कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता या गिरता है। तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा कब, जब एक्चुअल प्राइस डाउन होगा, है ना। इम्परफेक्ट कंपटीशन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करें। ठीक है, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते वो अलग मुद्दा है, लेकिन कोशिश ये होती है। द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस में लीड टू लॉस ऑफ नेट बेनिफिट फॉर सोसाइटी। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट चैप्टर 4 और चैप्टर 7 का थोड़ा मिक्स वाला है। ये जो नेट बेनिफिट फॉर सोसाइटी बोल रहा है ना, ये क्योंकि वहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जितना ज़्यादा आपका ये प्रोड्यूसर सरप्लस होगा, उतना ज़्यादा जो है आपका उतना ज़्यादा जो है कंज्यूमर का लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर नहीं, सोसाइटी लिखा है, इसलिए ये वाला पॉइंट गलत है। इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर इंक्लूड मोनोपोलीज बट नॉट कार्टेल्स। कार्टेल्स जो होते हैं इनको अपन ओलिगोपोली कहते हैं। ठीक है, तो ओलिगोपोली भी आता है, मैंने स्टार्टिंग बोला था, तो ये आंसर भी गलत है, ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, सबको अच्छे से एनालाइज करना है, उसके बाद ही आपको आंसर करना है। ये जो है ना, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था वैसे, मतलब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 6th वाला 7th वाला दोनों ही टफ था। रेटिंग भी करते हुए चलते हैं। ये इजी क्वेश्चन था, ये इजी था, ये इजी था, ये मैं कहूँगा एक मीडियम लेवल था, क्योंकि बच्चों को कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी समझ में आ ही जाता है जहाँ इकोनॉमी को कम करना है। अब मैंने आपको रीजंस एक याद कीजिएगा, मैंने आपको एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी का टेबल बना के दिया है, वो टेबल अगर आपको याद है ना तो ये आराम से बन जाएगा। ये भी मैं इसको रखूँगा ईजी कैटेगरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिसी डिजाइन टू एनकरेज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए कौन सा नहीं होता, ये आपको बताना है। नॉट एन एग्जाम्पल, डी रेगुलेशन से कंपटीशन बढ़ता है क्या? डी रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन को हटाना। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए एमएसएमई एक्ट बनाया गया है। एमएसएमई एक्ट बनाने से क्या होता है, स्मॉल स्केल वालों को फेवर किया जाता है। ठीक है, स्मॉल स्केल वालों को फेवर करते हैं। पर अगर ये नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डी रेगुलेशन। ये नहीं होगा तो सब एक लेवल पे आ जाएंगे, तो वहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये तो एग्जांपल है, मतलब डी रेगुलेशन होने से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, कोई एक्ट बनाना। रेगुलेशन होने से किसी आप एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं, तो डी रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहे। ट्रेड लिबरलाइजेशन, तो ट्रेड लिबरलाइजेशन भी एग्जांपल है। ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब क्या है, ट्रेड करिए, हम नहीं रोकेंगे, हम लाइसेंस नहीं मांगेंगे, आपसे कोटा नहीं मांगेंगे। लाइसेंस वगैरह लेने से क्या होता है कि कुछ लोग के फेवर में हम चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग को इससे नुकसान होता है, तो ये भी नहीं है। रिड्यूसिंग इनकम टैक्स, ये एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो इनकम टैक्स अगर रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, इनकम टैक्स को रिड्यूस कर देंगे, जैसे कई जगह होता है, जैसे आप बस्तर में जाएंगे या किसी छोटे इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे टैक्स रेट को कम कर देते हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, सरकार कुछ एरियाज़ को बोल देती है कि ये एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे बाकी जगह से कम टैक्स लगेगा। इससे क्या होता है कि वहाँ पे सारी कंपनीज चली जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इनके पास जो पावर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, टैक्स कम है तो इनको फ़ायदा हो रहा है, इनको पावर मिल रहा है। तो बाकी जो बच गए, बाकी रेफ्ट जो हैं, उनके लिए तो टैक्स ज़्यादा है, उनके लिए तो नॉर्मल टैक्स है, यानी तो उनका जो पावर है वो क्या हो गया, कम हो गया।
पावर कम होने से यहाँ पे कंपटीशन जो है ना, वो कंपटीशन आपका ख़राब हो गया। इस तरीके से सोचना है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है ना। तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ मीडियम कैटेगरी, बहुत टफ़ नहीं है, पर हाँ आपको हल्का टफ़ लग भी सकता है ये। चलिए आगे आते हैं। किसने बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है? तो ये इजी क्वेश्चन है, जोल डीन। ये क्वेश्चन बार बार आता है, चैप्टर 1 से रिलेटेड है ये बाय द वे। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था कंपटीशन है, तो आप इसको कह सकते हैं कि बट इसमें गवर्नमेंट के रोल का कंपटीशन था, तो आप इसको कह सकते हैं कि चैप्टर 7 का है। वैसे कंपटीशन की जो बातें हैं, कंपटीशन की बातें चैप्टर 4 में भी होती है, तो चैप्टर 7 और 4 मिला के आया मान लो। मार्शल थ्योरी है, कंज्यूमर बिहेवियर, फाइनली चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन देखने को मिला। इट इज़ बेस्ड ऑन एडिटिव यूटिलिटी, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी बोथ। तो ये ऑल ऑफ द अबो टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो इजी क्वेश्चन है, एडिटिव और इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। ये हाइपोथेसिस जो है ना, ये पेज नंबर, आप इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो स्टडी मैट का पेज नंबर 50 देखेंगे, उसमें बहुत सारे एजम्पशंस लिखे हैं। एजम्पशंस में आपको ये मिल जाएगा। और एडिटिव यूटिलिटी तो मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन ही है कि जितना आप कंजम्पशन करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो गिरता जाएगा, इसलिए एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या है? एडिशन। और इंडिपेंडेंट यूटिलिटी यानी कि हर जो खाना मैं खा रहा हूँ या जो भी मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ, वो कंजम्पशन हर एक जो है वो इंडिपेंडेंट, उसको किसी और पहले से या अगले वाले से कोई मतलब नहीं है, या मेरे को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को कंज्यूम करते समय। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या इसको इजी कह सकते हैं? इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बुक के अंदर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11, सक्सेसफुल बिजनेस स्पेंड कंसिडरेबल टाइम, एनर्जी, एफर्ट एनालाइजिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। तो ये डिमांड फोरकास्टिंग यानी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी। बाय वे ऑफ ऑप्टिमल चॉइस अ कंज्यूमर टेंड्स टू। अगर ऑप्टिमल चॉइस का मतलब क्या होता है कि अगर वो सही चूज़ करेगा, ऑप्टिमल मतलब होता है सही मात्रा, ठीक है। अगर सही मात्रा में वो चूज़ करेगा तो होगा क्या? होगा ये कि सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसका सिर्फ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट गलत क्यों है? दोनों ही पॉइंट सही है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे मेरी एक आदत है कि मुझे वॉच का बहुत शौक़ है, तो जब मैं वॉच लेता हूँ या मेरे को सूट का बहुत शौक़ है, 2 पीस 3 पीस सूट्स, ये जब मैं देखता हूँ ना तब मैं प्राइस की चिंता नहीं करता। लेकिन अगर मैं कोई परफ्यूम ले रहा हूँ, अगर मैं कोई कॉपी ले रहा हूँ, बुक ले रहा हूँ, तब मैं थोड़ा सा प्राइस के बारे में सोचता हूँ कि भाई प्राइस जैसा है उसके हिसाब से मैं चूज़ करूँगा। तो कुछ चीज़ों में आप प्राइस देखते हैं, कुछ चीज़ों में आप प्राइस नहीं देखते, इसलिए यहाँ पर लिखा है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब होती है बाधा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक बाधा है, वहाँ पे आप प्राइस नहीं देखेंगे, पर बाकी जगह पे आप प्राइस देखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आप कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करें। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा डी। मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन है, बहुत ईजी नहीं, बहुत टफ नहीं। इकोनॉमिक्स कंसेप्ट ऑफ डिमांड इज। क्या डिमांड को हम डिज़ायर कह सकते हैं? नहीं, डिमांड और डिज़ायर अलग होता है। डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस एबिलिटी। तो डिमांड और डिज़ायर एक नहीं है, इसमें एबिलिटी वर्ड जुड़ता है तब जाके वो डिमांड बनता है। इजी क्वेश्चन। डिमांड पढ़ते समय अपन हमेशा इसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर 2, ये भी चैप्टर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द डिमांड फॉर लेबर इन रिस्पॉन्स टू द वेज रेट इज डैश, वेयर एज डिमांड फॉर सेम लेबर इन रिस्पॉन्स टू प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड एज एन इनपुट इज डैश। देखिए कोई भी चीज़ दुनिया में अगर उसका डिमांड सीधा सीधा है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड, और अगर सीधा नहीं है, किसी और के थ्रू अगर वो डिमांड हम करते हैं तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे को चॉकलेट खाने का मन किया तो मैं गया और जाके चॉकलेट खरीद लिया, इसको क्या बोलूँगा मैं? डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। अब चॉकलेट में मिलती है शुगर, तो अगर मैं चीनी खरीद रहा हूँ ताकि मैं घर में जाऊँ और घर में जाके उसी चीनी से, मुझे नहीं पता चीनी भी रहता है दूध भी रहता है, मैं जाऊँ और जाके फिर उस मिल्क से मैं चॉकलेट बनाऊँ, फिर मैं उस चॉकलेट को खाऊँ, तो ये जो मिल्क और शुगर है ये क्या हो जाएगा? डिराइव्ड डिमांड, और ये चॉकलेट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट डिमांड। आया समझ सभी को? इसी तरह थोड़ा और एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो जैसे मुझे कॉपी खरीदनी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट डिमांड। मेरे को कॉपी चाहिए थी, मैंने खरीद ली, मुझे लिखना था क्योंकि। अब मान लीजिए कोई टेस्ट
होने वाला है, तो टेस्ट होने वाला है इसलिए हमने क्या किए कि ग्राफ पेपर्स खरीदे। बचपन में होता था ना, ग्राफ पेपर खरीदते थे, तो मैंने ग्राफ पेपर ख़रीदा क्योंकि टेस्ट है। तो ये टेस्ट जो है ना, टेस्ट की वजह से ख़रीदा हुआ पेपर है, तो ये क्या हो गया, डिराइव्ड डिमांड, वरना आप नहीं खरीदते। समझ में आया? तो लेबर और वेज एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट डिमांड। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड खरीद रहे हो और इलेक्ट्रॉनिक गुड का जो प्राइस है, इलेक्ट्रॉनिक गुड का जो प्राइस है वो इन्फ्लुएंस होता है लेबर के प्राइस से, इसलिए लेबर का डिमांड जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिराइव्ड डिमांड। तो करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर बी। आया क्या आपको समझ? कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली होता है उसको डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, जो किसी और की वजह से होता है उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड। इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी चैप्टर 2 का हो गया। एक फेमस क्वेश्चन है कि मनी क्या है, मनी का डायरेक्ट डिमांड होता है कि डिराइव्ड डिमांड होता है? मनी का हमेशा डिराइव्ड डिमांड होता है, क्योंकि आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको पैसों से मिलने वाली लग्जरी चाहिए। अगर जैसे मैं आपको अभी पुराने जो 2000 के नोट हैं, पुराने 1000 वाले जो नोट है, सॉरी, जो मोदी जी ने बंद कर दिए थे, वो दे दूंगा तो खुशी होगी? नहीं होगी खुशी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको मालूम है कि भैया अब उनकी वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती तो ले लेते, यानी आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको पैसों से मिलने वाला सामान चाहिए, इसलिए वो डिराइव डिमांड हो गया। एवर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हमेशा ही थोड़े टफ कैटेगरी के होते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही टफ बोल देता हूँ उसको, इसलिए। चलिए, ये आया है चैप्टर नंबर 3 से, शॉर्ट रन। प्रोड्यूसर ऑपरेट ओनली इन स्टेज 2, जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट जो है, एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्लाइन हो रहा है। एकदम सही बात बोली। आप लोग को मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ लॉ ऑफ। तो ये पहले जो है वो बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर नेगेटिव होता है, ये होता है एमपी। एपी जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है ना। तो ये होता है आपका फर्स्ट स्टेज, ये होता है आपका सेकेंड स्टेज, और ये होता है आपका थर्ड स्टेज। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पहली बात एकदम सही बोली इन्होंने। फर्स्ट और थर्ड स्टेज में एमपी जो होता है वो फिक्स होता है, और वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये बात थोड़ी अजीब हो गई, एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज एमपी ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर रिलेटिवली रिस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। अच्छा, मैंने ही गलत पढ़ा था, एमपी नेगेटिव हो जाता है, ऐसा बोल रहा है। एमपी ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर रिस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। नहीं, तो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है मेरे को। ऐसा लगता है कि इसका आंसर, क्योंकि एमपी जो है ना वो नेगेटिव होता है, पर वो थर्ड स्टेज में नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है वो, यहाँ पे वो नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से है ए। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गुड्स हैव इन इलास्टिक डिमांड। देखिए, किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी कैसे डिसाइड होती है, वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अगर आप उस चीज़ के प्राइस के बढ़ने से अगर आप रिएक्ट करोगे, या प्राइस के गिरने से, यानी प्राइस के चेंज होने से अगर आप रिएक्ट करोगे तो वो इलास्टिक है। अगर उसके प्राइस के गिरने से या बढ़ने से अगर आप रिएक्ट नहीं करने वाले, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक। जैसे दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होता है, ठीक है। मेडिसिन में क्या होता है, भैया आपको लेना ही है, भैया दाम बढ़ जाएगा तो लेना छोड़ दोगे, ऐसा तो है नहीं, तो आप दवाई लोगे ही लोगे, यानी आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दोगे। ऐसा नहीं है कि प्राइस भी अब बढ़ गया तो आपने दवाई लेना कम कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इन इलास्टिक डिमांड। ये भी चैप्टर 2 का ही है। देखिए चैप्टर 2 कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, तो इन इलास्टिक डिमांड किस किस का रहता है, सॉल्ट का रहता है, हाँ। स्मार्टफोन का नहीं भाई, आप रिएक्ट करते हो। मोबाइल्स में इसलिए तो इतने डिस्काउंट दिए जाते हैं। नमक में आखिरी बार कब सुना था कि डिस्काउंट है। मोबाइल में डिस्काउंट देते हैं इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि डिस्काउंट देंगे तो बच्चे जो है ना वो रिएक्ट करेंगे, मतलब सब रिएक्ट करेंगे बच्चे क्या। अच्छा, ब्रांडेड लिपस्टिक नहीं भाई, लिपस्टिक पे भी बहुत ऑफर्स रहते हैं ना, क्योंकि उनको मालूम है कि प्राइस कम करेंगे तो लोग रिएक्ट करेंगे, खरीदेंगे। स्कूल यूनिफॉर्म थोड़ा अजीब रहता है। मुझे लगता है स्कूल यूनिफॉर्म भी इन इलास्टिक ही है, क्योंकि आप स्कूल यूनिफॉर्म लोगे ही, आपको पहनना है तो पहनना है। अब उसको सस्ता है तो आप ज़्यादा ले लोगे, महंगा है तो कम लोगे, ऐसा तो है नहीं, आप लेते ही हो, ठीक है। इन इलास्टिक है। ब्रांडेड गॉगल्स नहीं, स्मार्टफोन्स नहीं। सॉल्ट यस, स्कूल यूनिफॉर्म यस, मेडिसिन अभी, अरे वाह, मेडिसिन का भी एग्जाम्पल तो क्वेश्चन में भी आ गया, तो करेक्ट यही है। मेडिसिन यस, ब्रांडेड ये नहीं, डायमंड रिंग भी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर ये, ईजी क्वेश्चन ही बोलूँगा। अगर आपको इलास्टिक क्लियर है ना तो ये आपसे बन जाएगा। इफ़ द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी रेव्ड बाई 12% एंड ईडी इज नेगेटिव, एक्सपेंडिचर बाय अ कंज्यूमर विल। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन जो है ना, एक्सपेंडिचर शब्द बोल रहा है टोटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर में होता क्या है,
अगर गुड इलास्टिक है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और इन इलास्टिक है तो सेम डायरेक्शन मूव करता है। सेम डायरेक्शन मतलब प्राइस, सेम डायरेक्शन पहले बता देता हूँ। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, ऑपोजिट का मतलब क्या है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। अभी देखो प्राइस जो है ना वो बढ़ रहा है, क्या आप इसको इलास्टिक कहोगे कि इन इलास्टिक कहोगे? ये जो है ना ये मामला थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि जनरली बोलते हैं कि इन इलास्टिक का मतलब है लेस देन वन, और इलास्टिक का मतलब है मोर देन वन। तो यहाँ पे वन से कम है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक। अब प्राइस बच्चों बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है यानी डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब बढ़ने का आंसर कहाँ पे, बी में। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, मीडियम कैटेगरी बोलूँगा मैं इसको। ठीक है, चलिए ये चैप्टर 2 का था। चैप्टर 2 के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके ऊपर वाला भी चैप्टर 2 का ही था। 18 पे आ जाते हैं। अ कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर मोनोटोनिक इफ़ एंड ओनली इफ बिटवीन टू बंडल, अगेन चैप्टर 2 इनडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। मोनोटोनिक होगा जब कंज्यूमर प्रेफर, दोनों को बराबर अगर वो प्रेफर करेगा ना तब जाके मोनोटोनिक होगा। ये थोड़ा सा अंदर से पूछ लिया इन्होंने, तो मैं बोलूँगा करेक्ट आंसर डी। डी क्या है, मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड। इसका ना बहुत वर्डिंग्स जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर इसका मतलब क्या है कि मैं एक गुड ले रहा हूँ तो एक गुड छोड़ूंगा, दो गुड ले रहा हूँ दो गुड छोड़ूंगा, यानी कि दोनों मुझे जब बराबर पसंद होगा, दो गुड है मान लो पेप्सी और कोक, मेरे को अगर ये दोनों बराबर पसंद है तो मैं दो पेप्सी ले रहा हूँ दो कोक छोड़ दूंगा। तीन कोक तभी छोड़ूंगा जब तीन पेप्सी मिलेगी, यानी क्योंकि मेरे लिए इनडिफरेंट हूँ, मैं मोनोटोनिक हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं दोनों को इक्वली प्रीफर करता हूँ। जब मैं किसी चीज़ को इक्वली प्रीफर करूँगा तो क्या होगा, ऐसे केस में जितना मैं ले रहा हूँ उतना ही मैं दूंगा, जितना मैं छोड़ रहा हूँ उतना ही मैं लेना चाहूँगा। ठीक है, तो ये टफ कैटेगरी में सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन ईजी है पर इसका जो वर्डिंग्स है ना आंसर का वो काफ़ी मुश्किल है। बच्चा जो है वो वहाँ बैठ के इतना ऐसे प्रेशर में रहता है, ऐसे वर्ड्स पढ़ेगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। फिर ड्यूरिंग लॉकडाउन ड्यू टू कोविड, ये आपके शायद स्टडी मैट का क्वेश्चन है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। आई थिंक हाँ ये स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। कंज्यूमर फाइंड द वेजिटेबल वेंडर सेलिंग वेजिटेबल इन स्ट्रीट हैव रेज्ड द प्राइस देन यूजुअल प्राइस। अगर मान लो सब्जियों का जो दाम है, सब्जियों का दाम अगर बढ़ रहा है तो क्या आप सब्जी खाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे सर, यानी कि हम तो उतनी ही सब्जी खरीदेंगे। यानी ये क्या दिखा रहा है कि मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, प्राइस बढ़ रहा है या गिर रहा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्या हो गया, इनइलास्टिक। ठीक है, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। इजी कैटेगरी बोल सकता हूँ शायद मैं, कुछ लोग को मीडियम लगेगा। इलास्टिक इनइलास्टिक क्लियर है तो आपको इजी लगेगा। आगे बढ़ते हैं। डी बोल रहा है, डी यानी अच्छा डी डिमांड कर्व है। आर इज़ अ गिवन पॉइंट, ये पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। शेडेड पोर्शन है ये वाला पोर्शन, तो इस पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे देखते हैं। ये डिमांड है हमारा, ये हमारा इधर प्राइस है और बीच में यहाँ पर आर है। आर का मतलब नॉर्मली अपन रेवेन्यू की तरह बात करते हैं। और ये जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया का ऊपर का पॉइंट है जो हमारे डिमांड कर्व से मैच कर रहा है। तो इसको इस तरीके से देखना है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। तो ये क्या है, प्राइस एक तरफ क्वांटिटी है तो पी इंटू क्यू हो गया। पी इंटू क्यू जितना हमारा डिमांड है, डिमांड की लाइन है ना, ये डिमांड की लाइन पे टच कर रहा है यानी डिमांड है। तो पी इंटू क्यू को क्या बोलते हैं अपन, टी आर बोलते हैं। इधर पी है इधर क्यू डी है, इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टी आर। आगे आते हैं। इजी क्वेश्चन है, आई थिंक स्टडी मैट का क्वेश्चन है, चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 21 मार्जिनल रेवेन्यू, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। ये कांस्टेंट होता है, यानी कि जो ग्राफ है ना वो ऐसा बनता है, एम आर का, ए आर का, प्राइस भी इधर ही होता है, डिमांड भी इधर ही होता है। ये किसका है आपको मालूम है बहुत अच्छे से, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इजी क्वेश्चन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कंस्टिट्यूट, मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे फॉर्म होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देते हैं, तो सी ऑप्शन। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म क्या हो जाता है, ओलिगोपोली। पहला फीचर्स में आप जाओगे तो पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा है इंटरडिपेंडेंस। चैप्टर 4 जीडीपी, चलिए आ गया, ये चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है। मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, लिमिटेशन पूछ रहा है, बुराई क्या है।
मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही लेता है, ये बुराई नहीं है। डज नॉट अकाउंट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये बुराई है। चैप्टर 6 इजी क्वेश्चन। जीडीपी अगर जीएनपी से ज़्यादा है, जीडीपी अगर जीएनपी से ज़्यादा है तो कंट्री क्या है? तो कंट्री में ट्रेड डेफिसिट होगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन। इफ़ द सेंट्रल बैंक कंडक्ट एन ओपन मार्केट परचेज, ओपन मार्केट परचेज यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये गवर्नमेंट है और ये लोग हैं, हम लोगों से ट्रेजरी बिल ले रहे हैं, तो लोगों को देंगे क्या? लोगों को पैसा देंगे। लोगों को पैसा देंगे यानी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? स्वाभाविक से बढ़ जाएगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 इजी क्वेश्चन। M1 M2 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन M2, अ ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई कंपेयर टू M1। इसमें से M2 में क्या क्या आता है ये आपको बताना है। तो सेविंग डिपॉजिट एक ऐसी चीज़ है जो M2 में आता है। चैप्टर नंबर 8 का सीधा क्वेश्चन पूछा है, इजी क्वेश्चन एकदम। मैंने क्लास में बोला भी था कि M1 वाले जो टॉपिक्स हैं ना, M1 M2 M3 M4, वो भैया पढ़ लेना, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहीं से क्वेश्चन आया भी है। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट क्या होता है? चैप्टर नंबर 9 का आया, जहाँ पे खुद ही सामने वाला कंट्री जो है ना बोलता है छोड़ो अब अपन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? लिमिट द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, खुद ही लिमिट कर दिया, इजी क्वेश्चन। ऊपर के क्वेश्चन से अगर आप कंपेयर करोगे तो एकदम स्ट्रेट और इजी क्वेश्चन यहाँ पूछे। ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र का एग्जांपल कौन सा है? तो ये चैप्टर नंबर 7 में जो बजट वाला टॉपिक है वो वहाँ पे कवर होता है। इसका आंसर क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेरोज़गारी भत्ता बोलते हैं, ये वो है। हाँ, तो बेरोज़गारी भत्ता जो है ना ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र है, यानी कि इकोनॉमी को अपने आप ये ठीक कर देता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 30, सेंट्रल बैंक जिसको यूज़ करता है बिजनेस साइकिल को ठीक करने के लिए, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे अपन इसको? मॉनेटरी पॉलिसी, इजी। अभी तो फिलहाल तो सारे इजी आ रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 का क्वेश्चन, किसने दिया बिजनेस इकोनॉमिक्स? अगेन जोल डीन। तो जोल डीन के दो क्वेश्चन आ गए, क्या बात है, इजी स्ट्रेट क्वेश्चन। लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली हाउ टू प्रोड्यूस, ये तो चैप्टर 1 का बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि बच्चा भी कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 33, डिसएडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्स यूजिंग मार्केट सिस्टम, यानी कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये उसकी बात कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि जो वेल्थ है ना वो मतलब किसी के पास ज़्यादा हो जाएगा, किसी के पास कम हो जाएगा। अगेन चैप्टर 1 का क्वेश्चन। मिक्स्ड इकोनॉमी का कौन सा फीचर है? तो यहाँ पे मेरे को तो डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग जो है ना वो सही लग रहा है। डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग होता ही है, क्योंकि प्लान्ड इकोनॉमी जो होता है वो एक्चुअली सोशलिस्ट को कहा जाता है, बट हाँ मिक्स्ड में भी होता है, जैसा हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर हमारे यहाँ पे भी प्लानिंग कमीशन है ना। अभी इसको नीति आयोग कहते हैं, तो नीति आयोग तो हमारे यहाँ पे भी है, तो ये भी ठीक है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। तो चैप्टर 1 का इजी क्वेश्चन। मैक्रो इकोनॉमिक्स को कौन सा बताओ यार, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। सेंट्रल बैंक तो ऑब्वियसली है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ये भी है। हाउ डू व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बस नहीं है, ठीक है। सिर्फ टैक्स बोलता तो मैक्रो इकोनॉमिक है, पर कंज्यूमर्स बाइंग चॉइस बोल दिया ना तो ये तो डिमांड का टॉपिक आ गया, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये अच्छा खेला इन्होंने, पढ़ के तो चारों ही लग रहा था कि चारों ही मैक्रो है। तो टैक्स मैक्रो है, लेकिन टैक्स से डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये माइक्रो है। चलो फॉल्स स्टेटमेंट आपको खोज के बताना है। वेरी लॉन्ग रन फोकसेस ऑन ग्रोथ, ये सही है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी सही है, ये भी सही है। हाँ ये गलत है। ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, कौन सा चैप्टर असाइन करना चाहिए? मे बी इसको आप असाइन कर सकते हैं चैप्टर नंबर क्या बोले, लॉन्ग रन, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इन्फ्लेशन, चैप्टर 8 आप कह सकते हैं। थोड़ा सा इन्फ्लेशन वाले वगैरह से रिलेटेड ही है, थोड़ा सा ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये घुमावदार है, टफ कैटेगरी में रख सकते हैं इसको थोड़ा सा। करेक्ट आंसर इसका डी है ना, फॉल्स स्टेटमेंट बोला है, क्योंकि बाकी सारे सही स्टेटमेंट थे, यही गलत था बस। 37 में आ जाते हैं।
ADAS मॉडल अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो ये थोड़ा चैप्टर 8 से रिलेटेड है, सॉरी चैप्टर 6 से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो AD कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, अगर शिफ्ट लेफ्ट में होगा तो क्या होगा, प्राइसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे और जो आउटपुट है वो उतना ही रहेगा। इजी क्वेश्चन। कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का मतलब क्या है कि हमको हमारा कॉस्ट शायद बढ़ गया, जिसकी वजह से जो हमको रिटर्न पहले मिलता था उतना रिटर्न अब हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यस सी वाला। आउटपुट इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट एज द अमाउंट ऑफ लेबर इज इंक्रीज, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आता कहाँ पे, ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है जो अपन प्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। स्टडी मेट में आपको थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन शायद मिल जाएगा। कंट्रीज जिनकी सेविंग रेट हायर है, तो ये चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका हायर सेविंग रेट यानी हायर इन्वेस्टमेंट, जिससे कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग रन में बढ़ेगा। अभी मैं सारे ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, वीडियो लंबा बन रहा है, तो सीधे सारे आंसर्स बताते चल रहा हूँ आपको। रीज़न आप पूछ लीजिएगा अगर आपको कुछ लगेगा तो। क्वेश्चन नंबर 40, आपने एक नया घर बनाया, नया गाड़ी लिया और कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड भी लिए, तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही बैठेगा आपके लिए। कंजम्पशन, गवर्नमेंट परचेज, वेंट अप। गवर्नमेंट परचेज कहाँ बढ़ा, हमने बॉन्ड खरीदा है ना, तो गवर्नमेंट ने तो सेल किया है, तो ये गलत हो गया। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट वेंट अप सिंस यू बॉट अ यूज्ड कार एंड गवर्नमेंट बॉन्ड, तो ये भी गलत है। अगर आप यूज्ड कार खरीदते तो उससे कंजम्पशन बढ़ता नहीं है क्योंकि वो आपकी GDP में काउंट नहीं होता। उसके बाद बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट परचेज, अगेन गवर्नमेंट परचेज पॉइंट गलत है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा क्योंकि आपका नया हाउस आया, इन्वेस्टमेंट एकदम करेक्ट है। ये आपके चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा GDP का बस नॉलेज चाहिए था, तो आंसर हो जाएगा इसका D। सेंट्रल बैंक चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन आ गया। क्लियर इन वांट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, क्या करना चाहिए ऐसे केस में, तो इस्टेब्लिश अ क्लियर इन्फ्लेशन टारगेट, नहीं, ये तो हमेशा रहता ही है। एग्रीगेट सप्लाई थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, कर सकते हैं ये भी। इफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई, पर एग्रीगेट सप्लाई इफेक्ट नहीं होता है, डिमांड इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे जो डिमांड वर्ड है वो आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। हाँ ये सही है, जो अपन बात कर रहे थे वो अगले ऑप्शन में था। 42 जो है, इन्फ्लेशन जब भी आएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन जब भी आएगा एवरेज प्राइस हर चीज़ का क्या होगा, बढ़ेगा। क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड, अच्छा ये चैप्टर नंबर 8 का है। क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड विल डिक्रीज इफ़, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड अगर घट जाएगा, कब घटेगा, तो स्वाभाविक सी बात है जब कहीं ना कहीं अगर इसका इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट अगर इसका बढ़ रहा है तो ऐसे केस में वो घट जाता है क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड। और दूसरा क्या होता है कि अगर लोग उसकी क्या बोलना चाहिए, जिनके पास डॉलर है अगर वो डॉलर नहीं ले रहे हैं तो ऐसे केस में भी सप्लाई घट जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट वाला पॉइंट कहीं है, ये इंटरेस्ट रेट है लेकिन यहाँ फॉल नहीं है, फॉल मतलब राइज नहीं है, राइज होता तो सही हो जाता है। फ्यूअर ये तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जिनके पास डॉलर है अगर वो घूमेंगे नहीं, अगर वो डॉलर देंगे नहीं तो हमारे पास डॉलर आएगा कैसे। क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शन, तो ये चैप्टर नंबर 9 का है। अगेन हम क्या कर्व करना चाहते हैं, इंपोर्ट कर्व करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट कर्व करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर्व किया जा सकता है। करते हैं एक्चुअली ज़्यादातर इंपोर्ट है, बट ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट को कर्व नहीं कर सकते। 45 एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को क्यों कैलकुलेट किया जाता है, इस यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन। एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कहाँ काम आता है आपका, इक्विलिब्रियम इनकम निकालने के लिए, तो चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये। थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म चैप्टर नंबर 9, क्या बोलते हैं, डिस्करेज करो एक्सपोर्ट को और एनकरेज करो इंपोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 47 GDP का एक्सपेंडिचर वाला जो है वो कौन सा है, तो मालूम है ये फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन। सारी इजी कैटेगरी की ये हैं फिलहाल तो। विच कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम रिप्रेजेंट द इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस बिफोर टैक्स एंड अदर डेप्रिसिएशन, तो इस टाइप की चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम, ये इन चैप्टर नंबर 6। फिएट मनी चैप्टर नंबर 8, वैल्यू ऑफ मनी इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन व्हाट, तो प्राइमरीली बेस्ड किस पर होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऊपर और पब्लिक ट्रस्ट यानी कि
बैंक के ऊपर। पब्लिक ट्रस्ट का मतलब कुछ और मत समझना, बैंक को ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी द गवर्नमेंट ओव्स टू एक्सटर्नल क्रेडिटर एंड डोमेस्टिक लेंडर? क्या बोला जाता है बच्चों, जल्दी बता दो। नेशनल डेट। चैप्टर नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर? अब ये भी करके आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज मोर सेंसिटिव टू शॉर्ट टर्म चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन। FPI जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। चैप्टर नंबर 10 में अपन पढ़ेंगे वैसे इसके बारे में। 9 में भी है, 10 में भी है, दोनों ही जगह 9 और 10 दोनों में ही है। मोर इन्फ्लुएंस बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पॉलिसी, तो FDI जो है वो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि FDI जो है वो इंडिया में आके बसते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल रहता है इनका जो है ना वो डायरेक्ट कंट्रोल होता है, FPI का नहीं होता। मल्टीप्लायर इफेक्ट, कीनेसियन थ्योरी, चैप्टर नंबर 7 का अगेन आ गया यहाँ पे। 7 का ये मेरे ख्याल से। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ इनिशियल चेंज, यानी इनिशियल डिपॉजिट में मल्टीप्लायर को इंटू करने से टोटल डिपॉजिट आता है ना, तो इनिशियल जो है, इनिशियल डिपॉजिट, उसको मल्टीप्लायर से कितना मैग्नीफाई हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है। लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। तो लिक्विडिटी ट्रैप मैंने आपको क्या बताया था कि भैया इंटरेस्ट रेट कम है, हमारा पैसा जो है वो होल्ड कर दे, हमने जमा करके रख दिया कि बाद में अपन इसको लगाएंगे, पर लो रह गया तो हमारा नुकसान हो गया। 56, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड डिस्प्यूट को हटाता है? WTO। चैप्टर नंबर 9, मैंने आपको कहा भी था चैप्टर नंबर 9 में, यूनिट नंबर 3 में, कि अगर कुछ क्वेश्चन आएगा भी तो WTO से ही आएगा। देखिए वहीं से आया। तो लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन, चैप्टर नंबर 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6, GDP से रिलेटेड है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्योंकि फूड प्रोवाइड करता है जो बाद में इंडस्ट्रियल में जाता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। देखिए जहाँ जहाँ पे भी ऑल ऑफ दी अबव आ रहा है वहाँ पे वही आंसर हो रहा है ना, तो देख के चलना। अगला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा P इंटू P1 बाई Q1। डेल्टा Q क्या है हमारा? 240 से 300 हो जा रहा है हमारा, तो इंक्रीज़ हो रहा है कितने से? 60 से। डेल्टा P ये भी बढ़ रहा है हमारा, कितना बढ़ रहा है? एप्पल भी बढ़ रहा है। ये PES का क्वेश्चन है ना, 10 से। P1 कितना है हमारा? ये P1 है, ये हमारा Q1 है, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 240। ये 4, 3, 3/4, यानी आंसर है 0.67। ठीक है। प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम वेयर द कॉस्ट लाइन इज, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब बहुत समय बाद ये क्वेश्चन आया। टेंजेंट टू आसिक्वेंट, तो इस तरीके से बनता है हमारा आइसो कॉस्ट लाइन है, और ये आपका ये हो गया आपका आइसो कॉस्ट, और ये हो गया आपका आइसो क्वांट। तो ये वहाँ पे ना टच करता हुआ जाता है इस पॉइंट पे, इसी को अपन टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। मोनोपोलिस्ट इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट व्हेन इस मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। एग्रीकल्चर गुड परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर कौन सा है? ऑल ऑफ दी अबव। कौन सा रिलेशनशिप सही है? AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC होता है ना, ऐसा कहीं दिख रहा है हमको? हाँ, ये क्वेश्चन है। AFC इधर है तो AC माइनस AVC कर दीजिए, तो आपका AFC बन जाएगा, ये वही वाला है। ठीक है। फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, या प्राइस टेकिंग फर्म कौन सा होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन को बोलते हैं। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में MR इज इक्वल टू क्या होता है? आपका प्राइस होता है। कोइंसिडेंट इंडिकेटर, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? जो आपको लगातार जब वो इवेंट हो रहा है तभी आपको साइमल्टेनियसली बता भी रहा है कि हाँ हाँ देखो यही इवेंट हो रहा है। तुम जो सोच रहे हो कि मार्केट बढ़ रहा है, हाँ मार्केट बढ़ ही रहा है, यानी जो साथ ही साथ आपको बता दे, एक साथ आपको बता दे। ठीक है। तो न्यू ऑर्डर ऑफ प्लांट जो होता है ये आपका जो होता है ना, ये लीडिंग इंडिकेटर होता है। बाकी सब जो है ये आपके कोइंसिडेंटल ही है। इंडिफरेंस कर्व इज सुपीरियर टू यूटिलिटी एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव दिखता है तो मन तो वही करता है, एक बार पर पढ़ लेते हैं। मेजरेबिलिटी की वजह से इनकम, हाँ करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन भाई सब बराबर होता है, सब जो दिख जाए आपको सब बराबर है, ऑल ऑफ द अबव। इकोनॉमिक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, पुराना कहाँ पे दिखेगा? लैगिंग में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो अपन फॉरगो करते हैं, तो ये तो डेफिनेशन में ही है। यहाँ पे आपको बताना है अगर TFC एट Q इज़ हाउ मच, इफ़ TFC एट Q इज इक्वल टू 1000,
तो जहाँ पे भी क्यू है वहाँ पे 1000 लिख दो। एक सेकंड, टीएफसी पूछा है ना, सॉरी माफ़ करना। टीएफसी क्या होता है? जो रिमेन कांस्टेंट होता है। तो इस वाले पार्ट में ये वाला जो है ना, माफ़ करना मैं भी बह गया था थोड़ा सा, इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपके क्वांटिटी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, यानी ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ये आपके क्वांटिटी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। तो करेक्ट आंसर यही होगा। मैं भी एक सेकंड में मैं भी बह गया था भाई, मैं भी निकालने लगा था। डिफरेंट बिजनेस साइकिल, हाँ सबका सेम रहता है क्या? नहीं, अलग अलग रहता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब इलास्टिसिटी सेम होनी चाहिए कि अलग होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। तो कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ही है, चैप्टर नंबर 2 ही कहना चाहिए, चैप्टर 4 में भी है वैसे। डिफरेंट बिजनेस साइकिल ये चैप्टर 5 में है, इसके ऊपर वाला ये चैप्टर 3 में था, ये चैप्टर 3 में था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस चैप्टर 5, ये चैप्टर 4। इंडिफरेंस कर्व चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, इसके पहले वाला चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3। तो लिखते हुए चलते हैं जितना होता है, ताकि अपन एक एनालिसिस कर पाएँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, हाँ ये रिपीट हो गया। इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड, मार्शल ने कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। मार्शल नहीं, सॉरी रॉबिन्स ने कहा था। मार्शल ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है। प्राइस रिजिडिटी ओलिगोपोली में आता है, सीजी मॉडल चैप्टर नंबर 4, ये है आपका चैप्टर नंबर 1। इनमें से कौन सा कॉस्ट को डिटरमाइन नहीं करता? ये आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन ही है। तो प्राइस ऑफ फर्म आउटपुट को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस कॉस्ट को डिसाइड नहीं करता, कॉस्ट सेलिंग प्राइस को डिसाइड करता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड कैसा होता है आपका? अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, डिराइव डिमांड। जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान रिफ़िल क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसके पास पेन है, तो पेन का डिमांड डायरेक्ट डिमांड है। और रिफ़िल मैं इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेन है, तो रिफ़िल को मैं नॉर्मली नहीं खरीदता, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिराइव डिमांड। कंज्यूमर गेट मैक्सिमम वैरायटी ऑफ गुड, बहुत सारी वैरायटी उसको कहाँ पे मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही सिंपल है, मोनोपोलिस्टिक में, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएटेड गुड होता है। अब आलू तो सबके पास सेम होगा ना, आलू यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन, होमोजेनस। तो यहाँ तो होमोजेनस है, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड है। प्राइमरी गोल ऑफ काउंटर साइक्लिकल, काउंटर साइक्लिकल का मतलब क्या होता है? जैसे बिजनेस साइकिल ऊपर जा रहा है ना, तो मेरा नीचे जाएगा बिजनेस, तो बिजनेस साइकिल से, बिजनेस साइकिल BC से मेरा बिजनेस जो है ना ऑपोजिट मूव करता है। तो स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटाउन, तो मार्केट जब, बिजनेस साइकिल जब नीचे जाएगा तो मेरा बिजनेस कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये दोनों एक दूसरे को मतलब कहीं ना कहीं काउंटर कर देता है। काउंटर यानी बोलना चाहिए कि एक तरीके से उसका इफेक्ट जो है ना वो ख़त्म कर देता है। अकॉर्डिंग टू कीन्स, व्हाट कैन कॉज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये तो। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड ही होना चाहिए, क्योंकि डिमांड अगर आपका ठीक नहीं है ना, तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसको आप थोड़ा सा अटैच कर सकते हैं ADAs के साथ भी। वहाँ पे भी यही बात होती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो सब कुछ बढ़िया है, पर अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा तो डिमांड कम हो जाती है वहाँ पे, है ना। आपको याद होगा जहाँ पे AD लेस देन AF होते उसको अपन बोलते भी हैं कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। एनिमल स्पिरिट्स, ओहो हो क्या बात है, एनिमल स्पिरिट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जो इकोनॉमिक डिसीजंस को इफेक्ट करता है। एनिमल फैक्टर एक्चुअली, एनिमल स्पिरिट एक्चुअली होता क्या है कि जनरली हम लोग, अभी इंसान बने कितने ही साल हुए होंगे, 2-2.5-5 हज़ार साल हुए होंगे। उसके पहले तो अपन सब जानवर ही थे। तो होता क्या है ना कि हम नेगेटिविटी से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन जो होता है ना हमारा, वो नेगेटिविटी में ज़्यादा होता है, और पॉजिटिविटी में जो पॉजिटिव चीज़ें होती है उसमें हमारा रिएक्शन जो होता है ना वो कम होता है। यही एनिमल स्पिरिट है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाते हैं अपन। कौन सी चीज़ डायरेक्टली सपोर्ट करेगी कि अपन एक्सपोर्ट ज़्यादा करें? सब्सिडी ऑब्वियसली। कोटा भी करता है लेकिन ये डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है। हम एक्सपोर्ट ना करें तो ये तो उल्टा ही हो जाएगा, एक्सपोर्ट टैरिफ भी गलत हो जाएगा। पब्लिक गुड क्या होता है? जो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन रेवल्डरस हो, चैप्टर नंबर 7। इनमें से कौन सा सोल्यूशन है कॉमन रिसोर्स के ज़्यादा इस्तेमाल होने से? तो ये जो है एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। ये भी गवर्नमेंट रेगुलेशन ही बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए रोड है,
रोड क्या है, पब्लिक गुड है, तो अब बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होता है रोड का, इसलिए तो सोल्यूशन क्या है, टोल लगा दो। इससे क्या होगा कि उसका जो यूज़ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट 20% है, तो मनी मल्टीप्लाई निकल जाएगा, 1/LRR करके निकालते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स। तो अगर 1000 आ रहा है तो टोटल मैक्सिमम कितना आ सकता है, 5000। इनमें से कौन सा फैक्टर इनकम नहीं होता, तो आई थिंक ट्रांसफर पेमेंट नहीं होती, चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर नंबर शायद 8 था। फंडामेंटली कनेक्टेड टू इकोनॉमिक एनालिसिस, इनमें से कौन सा फंडामेंटली कनेक्टेड है, तो सारे ऑल ऑफ, देखो जहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव आ रहा है वही करेक्ट आंसर हो रहा है। मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैज़, कुछ कंट्रोल तो होता ही है, तो इसका आंसर जो है ना, अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक है, तो इसका आंसर से पार्शियल, चलिए पार्शियल नहीं, नो इफेक्ट ही आप कह दीजिए। मैक्रो इकोनॉमिक में उसका कुछ असर तो होता ही है, बट मैक्रो में तो वो क्या ही कर लेगा, जैसे टैक्स रेट है, अब टैक्स रेट मैनेजमेंट क्या कर लेगा, तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसके बाद एडिशनल यूनिट आएगा तो क्या होगा, मार्जिनल यूनिट जो होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, गिरते जाएगा, और टोटल यूटिलिटी जो होगी वो धीरे धीरे, ये तो नेगेटिव ही होता है मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी गिरती है, दिखाया था ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऐसा बनता है, ये आपका पॉइंट ऑफ सैचुरेटी होता है, ठीक है। ये टोटल यूटिलिटी, इनमें से कौन सा करेक्ट है, हाँ, डिमांड कर्व का ज़ीरो जब होगा, स्लोप जब ज़ीरो होगा तब इन्फिनिटली इलास्टिक, और इन्फिनाइट होगा तो इलास्टिसिटी ज़ीरो। मैंने कहा था ना, ये जस्ट ऑपोजिट होता है, याद रखना, स्लोप और जो इलास्टिसिटी होता है वो एग्जैक्टली और दूसरे का ऑपोजिट होता है। कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर साथ में आते हैं या अलग अलग आते हैं, साथ में आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। 93 स्लोप ऑफ अ बजट लाइन, अगेन ऑल ऑफ द अबव टिक करने का मन कर रहा है, बट एक बार देख लेते हैं। डिटरमाइंड बाय रिलेटिव प्राइस, यस, इक्वल टू प्राइस रेशियो, यस, ऑल ऑफ द अबव। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था, हमारे प्यारे अल्फ्रेड मार्शल ने। अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, स्टेज 1 को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं, क्योंकि एमपी जो है ना वो यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो हाँ, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ये थोड़ा सा गलत लिख गया एक्चुअली, Q इज़ इक्वल टू, मैं थोड़ा बेटर तरीके से लिखता हूँ, 4 × L पावर हाफ K पावर 2/3 ऐसा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में इसको बोलते हैं अपन एफिशिएंसी। लेबर का पावर हाफ है, कैपिटल का पावर जो है वो 2/3 है, तो 1 + 2/3 अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आपका 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से ज़्यादा यानी आपका इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। चैप्टर नंबर 4, ये कॉब डॉगलस फंक्शन है। 97 मैथमेटिकल आउटपुट और प्रोडक्ट के बीच में जो है उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, ऑल ऑफ द अबव। टाइम के बेसिस पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ऐसा है, वेरी लॉन्ग टर्म। जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। वॉल्यूम के हिसाब से आपका रिटेल और एक और उसको क्या बोलते हैं, होलसेल। डिक्रीज इन इनपुट डिमांड, इनपुट डिमांड अगर कम हो गया तो कहने के इनपुट प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, कम। फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको कहाँ पे मिलता है, कैपिटलिज्म। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 5। इनपुट डिमांड यानी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, ये चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। तो ज़्यादातर चैप्टर से कौन सा है, चैप्टर नंबर 2 से सबसे ज़्यादा आया है, चैप्टर 7 से बहुत ज़्यादा आया है। एक मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ। चैप्टर नंबर जो आपका 2 है, 7 है, सबसे 5 स्टार कैटेगरी यही है। कुछ नहीं तो भी अराउंड 20 नंबर से 22 नंबर के बीच में सिर्फ ये 2 चैप्टर्स आए हैं। चैप्टर 1 और 5 से ईजीएस्ट क्वेश्चन आए हैं, इसलिए ये 5 स्टार कैटेगरी आए। क्वेश्चन 10-12 ही हैं, लेकिन ईजीएस्ट है ये, ईजीएस्ट, इससे कुछ आया ही नहीं, मतलब कुछ भी टफ नहीं आया। चैप्टर 2 और 7 से थोड़ा सा मीडियम लेवल पे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन चैप्टर 1 और 5 से तो बहुत ईजी आया है। चैप्टर 3, 4, 8, 9 ये आपके 4 स्टार कैटेगरी हैं। 4 स्टार कैटेगरी का मतलब क्या है, अराउंड आया तो अगर आप देखें तो 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर से मिला के करीब 30 से 32 मार्क्स का आया है, ठीक है।
बट इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको 4 स्टार कैटेगरी रख रहा हूँ। बाकी जो चैप्टर बच गए, यानी अब क्या बच गया, 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 बच गया, 10 बच गया, इससे इतने क्वेश्चन आए नहीं है, पर आप इसको 3 स्टार कैटेगरी बोल सकते हो। बाकी बचे हुए रिमेनिंग मार्क्स जो हैं वो यहाँ से आए हैं, क्योंकि 10 का तो मेरे को कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दिखा ही नहीं, 1-2-4 क्वेश्चन ही दिखा। चैप्टर नंबर 6 से जीडीपी से रिलेटेड वाले क्वेश्चन दिखे, एडीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिखे। ये आपका जो क्लास 12 का नॉलेज है ना, क्लास 12 के नॉलेज से भी ये बन जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करें। तो ये 20, 30 और ये जो आपका है ना, ये करीब 60-70 मार्क्स के आसपास यहाँ से आएगा। 70 से 80 नंबर तक भी जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा ज़्यादा आप ध्यान दें, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो थे इस एमटीपी के, वो थोड़े से मीडियम टू टफ कैटेगरी के थे। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस थे वो इजी और मीडियम कैटेगरी के थे। लास्ट जो 30 क्वेश्चंस थे वो आपके इजी कैटेगरी के थे। तो अगर आप देखोगे यहाँ से इन दोनों कैटेगरी से थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन अराउंड 75% थे, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो थे वो आपके 25% थे। कहने का मतलब क्या है, अगर आप पूरा पेपर देखोगे, यहाँ पे ज़्यादातर इनडायरेक्ट ही था, इनडायरेक्ट यहाँ पे ज़्यादा था, 50% से 60% इनडायरेक्ट था। इनडायरेक्ट यानी थोड़ा घुमा के पूछे जाओ। तो अगर आप नॉर्मली देखोगे ना, तो किसी भी पेपर में आपको 70 मार्क्स के आसपास का डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा, तो आप फेल नहीं हो सकते। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए, आपका आंसर जनरली सही रहेगा। 30 मार्क्स का जो रहेगा ना, वो आपका इनडायरेक्ट रहेगा, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। आप इसमें अगर 10 नंबर भी स्कोर कर दिए तो बुरा नहीं है। इस 70 में आपको एटलीस्ट 50 नंबर स्कोर करना है। इससे क्या होगा कि आपको मिनिमम 60 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप गलती भी करेंगे, जैसे आपने क्या किया, अब ये 10 यहाँ सही किया, यहाँ 50 सही किया, और 40 नंबर का आपने गलत कर दिया, तो 40 मार्क्स अगर आप रॉन्ग भी करके आएंगे, तो क्योंकि 0.25 का नेगेटिव होता है, तो इंटू 0.25 कर दो और यहाँ 0.1 करो, तो ये +60 आया, ये -10 आया, तो भी आप आराम से 50 मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो ये आपका ना तरीका होता है कि आप अच्छे से पास हो जाएं। उसके लिए आप क्या करें, ये 70 मार्क्स जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देखें नॉर्मली बहुत ईजी थे, वहाँ पे आपसे 50 आराम से बन सकता है, वो आप बनाएं। इनडायरेक्ट में कोशिश करिए कि आप अटैम्प्ट कर रहे हैं 10 आप बना लें। इससे क्या होगा, आप मिनिमम 50 मार्क्स आप स्कोर कर ही रहे हैं। क्लियर हो गया कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन में क्या था। जनरली मैंने कोशिश की कि सब बता दूं, बीच में कुछ क्वेश्चन को शायद आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने सीधा ही आंसर बता दिया। तो ऐसा कोई क्वेश्चन लगे आपको कि कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ हो रही है आपको, तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका आंसर कर पाऊँ, रिप्लाई के दे दूँ आपको, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप चाहें तो मैसेज करके आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।